Good morning, students. Here we are going to start our first chapter, some basic concepts of chemistry. And one topic we have already discussed, that what are the advantages and disadvantages chemistry has. And today, firstly, I'm giving you an overview that what kind of things we are going to study in the whole chapter. So basically, we are going to study about matter. ठीक है, मैटर को मेजर करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देन ऑल द मेजरमेंट्स वी आर गोइंग टू डू. देन आफ्टर दैट अगर मेजरमेंट करेंगे देन देयर आर चांसेस ऑफ एरर. ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं. मैटर है, उसका क्लासिफिकेशन है. दीज ऑल थिंग्स आर वी गोइंग टू डिस्कस. ओके, जो मैटर है फर्दर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. एटम मॉलिक्यूल्स, उनके मासेस कैसे फाइंड करते हैं, देन किसी भी केमिकल का फॉर्मूला जो है वो कैसे डिराइव हो सकता है. देन वी विल डू अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, बैलेंसिंग कैसे अफेक्ट करती है स्टडीज़ को. स्टॉक्यूमेट्री वी विल डिस्कस. Certain laws we are going to discuss. So this is all about that we are going to discuss in the whole chapter. So main concept starts from matter. ठीक है, so let's start with it. What is matter? बहुत अच्छे से आपने पहले से ही कर रखा है. What is matter? अच्छे तरह से definition याद है. That anything that occupies space, that has volume is known as matter. So अगर मैं फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज वॉल्यूम एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस is known as matter. So हमारे अराउंड अगर कुछ भी प्रेजेंट है, कोई भी चीज़, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम मैटर कहते हैं. हर एक चीज़ जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, जो स्पेस कवर करता है, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी ऐसी अगर चीज़ आपके पास है तो वो सारी हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर नोन एज मैटर. तो एग्जाम्पल के लिए आप अपने अराउंड चाहे चेयर, टेबल, वुड, बेड, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा, कुछ भी अगर आपके पास ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर मैटर. यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट. ओके, सो लेट्स डू विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, तो हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. राइट, सो हाउ कैन वी क्लासीफाई मैटर. हम इसको चार्ट बना के देन डिस्कस करते हैं. मैटर को क्लासीफाई करने के हमारे पास 2 वेज हैं. ओके, द वन इज फिजिकल classification and the second one is chemical classification. तो जैसे हम डिस्कस करते जाते हैं, साथ में ही टेबल जो है अपना कंप्लीट करते जाएंगे. सो पहले बात आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन की. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इट. फिजिकल मीन्स कि आपने जस्ट उसकी अपीयरेंस से जस्ट उसको ऑब्जर्व करके देन आपने बता देना है कि जो मैटर है वो किस टाइप की है. क्लियर, आपको बिल्कुल ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बनी है या कुछ भी है, आपको ये सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर हम फिजिकली क्लासीफाई करते हैं तो आपने बहुत अच्छे से पहले भी करा कि हम सिर्फ उसको देख के कर रहे हैं, है ना, कोई भी चीज़ को. तो अगर ऐसी बात है तो क्लासिफिकेशन तो सिर्फ 3 टाइप्स का होना चाहिए. जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें आपके पास जो मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स की है. द वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज
गैस। ओके, फिजिकली अगर हम देखें तो देखने में हर कोई चीज़ या तो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखेगी या लिक्विड में या गैशियस फॉर्म में। और आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। यू आर ऑल अवेयर अबाउट इट, व्हाट आर लिक्विड, व्हाट आर सॉलिड्स एंड व्हाट आर गैसेस। बट चलो थोड़ा बहुत फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड लिक्विड गैसेस के फर्दर अगर आगे जाते हैं तो हमारे पास 2 स्टेट्स जो हैं वो और आती हैं। ठीक है, एक है हमारे पास प्लाज्मा स्टेट और एक आती है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, जिसको हम BEC बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 2 मोर क्लासिफिकेशंस आती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल, कि हमने जस्ट उसको देखा, ऑब्जर्व किया, जैसी उसकी अपीयरेंस है, जैसा भी है उस अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मटेरियल आपका डेंसिटी कैसी है, विस्कोसिटी कैसी है, कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आते हैं जो आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन है उस पर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबको आइडिया है व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। ठीक है, ये जो तीनों स्टेट्स हैं, कोई भी चीज़ सॉलिड अगर है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम एक उसके पास है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम है और दूसरा डेफिनेट शेप है। आप सॉलिड की शेप को चेंज नहीं कर सकते हो एज पर योर विश। ओके, लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम कहते हैं द शेप इज नॉट डेफिनेट। जिस भी कंटेनर में डालोगे लिक्विड उसी की शेप अटेन कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं गैस की, तो दोनों ही नहीं है, ना तो वॉल्यूम है डेफिनेट और ना ही इसका शेप है। नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर शेप। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक क्राइटेरिया आ जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को क्लासीफाई करने का। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वैसे हमारे पास अदर कोई कंडीशन, तो वो हमारे पास क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, ठीक है, रूम टेम्परेचर जितना भी है अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस तो हम कंसिडर करते हैं इतना है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अगर कोई भी आपके पास सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का अगर मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर है तो वो डेफिनेटली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगा, वो मेल्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको मेल्ट करने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो जिन सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होता है वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस देन क्या होता है, रूम टेम्परेचर। अब सपोज रूम टेम्परेचर 25 है लेकिन किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 20 है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली हमें नॉर्मल के स्टेट में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लेस देन रूम टेम्परेचर। बट एक कंडीशन है, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट अगर रूम टेम्परेचर से कम हो गया फिर तो बॉयल ही हो जाएगा और वो हमें गैसियस स्टेट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो इसका मतलब लिक्विड वो सारे सब्सटेंसेस हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर है बट बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ गैसेज बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे वो बॉयल भी कर जाता है तो हमें ऑलरेडी किस स्टेट में मिलता है, गैसियस स्टेट में मिलता है। सो ये हो गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कैसे आप टेम्परेचर के बेसिस पे इनको कर सकते हो क्लासीफाई। एंड देन अब आ जाता है कि ये जो स्टेट्स हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं।
हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा सकते हैं। और इन पर्टिकुलर सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, ठीक है, तो देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूज़न बोलते हैं। और अगर आप लिक्विड से गैसियस में जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन प्रोसेस। अगर गैस से वापस लिक्विड में आना है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। और अगर लिक्विड से वापस सॉलिड में आना है तो हम फ्रीजिंग कर देते हैं, क्लियर। और सॉलिड से गैस का क्या होता है, दिस इज सब्लिमेशन। तो होप आपको ये सारी प्रोसेस क्लियर है, किस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आप देख सकते हो। तो ये आपको ऑलरेडी आइडिया था। अब हम बात करते हैं इनकी नेचर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का नेचर कैसे होता है। तो अगर आपके पास ये सब्सटेंस है सॉलिड, ये आपके पास लिक्विड है और ये आपके पास गैसियस सब्सटेंस है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर स्लाइटली फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बट गैसेस में क्या होते हैं, बहुत ही कम जो है मॉलिक्यूल्स होंगे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो काफ़ी क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगी, स्लाइटली वीक होंगी, और इसमें फर्दर क्या होंगी, वीक होंगी, यानी वीकेस्ट हम कह सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जितना क्लोजली पैक्ड होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग उनमें इंटरेक्शंस होंगी और उतना ही वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर हो जाते हैं, फोर्सेस वीक हो जाती हैं, ठीक है, और वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, राइट। और इसी चीज़ पे डेंसिटी डिपेंड करती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपके पास कितना मास आ रहा है, दिस इज डेंसिटी। अब ये देखो, यहाँ पे अगर मैं इतना पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे कंसिडर करती हूँ, ये वॉल्यूम, तो इसमें मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, देयर आर ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ पे भी इतना ही कंसिडर करें तो यहाँ पे मेरे पास हम कह सकते हैं 1.5 आ रहे हैं, और यहाँ पे भी अगर उतना ही वॉल्यूम लूँ तो उसमें कितने आ रहे हैं, ओनली 1 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब वॉल्यूम उतना ही है, बट इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा आ गए तो मास ज़्यादा हो गया, इसका मास कम हो गया और इसका फर्दर कम हो गया। तो दैट मीन्स जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है इसकी हाईएस्ट होगी और इसकी लोएस्ट होगी और इसकी इंटरमीडिएट आ जाएगी। So these are certain properties of solid, liquid and gases and you are already aware about it. अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट 2 स्टेट्स हैं वो क्या होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट 2 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस पे आपके पास जाकर जो है वो आती हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप गैसियस स्टेट को फर्दर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देते हो, फर्दर टेम्परेचर अगर फर्दर राइज कर देते हो तो क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, अगर आप उसको और हीट कर रहे हो दैट मीन्स आप उसको प्रोवाइड तो एनर्जी कर रहे हो, और अगर हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका बाद में क्लियर हो जाएगा। वैसे आपको बेसिकली तो पता ही है कि हर चीज़ एटम से बनी है और एटम में फर्दर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या आएगी, पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स एस्केप आउट हो जाएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज प्लाज्मा। दिस इज योर प्लाज्मा स्टेट which is obtained when a gas is heated at a very high temperature। तो ये जनरली आपको मिलेगी सन वगैरह में, जो स्टार्स वगैरह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा हाई है कि जो गैसेस हैं वो इटसेल्फ गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो अपनी प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, क्लियर। और यही अगर आप सॉलिड इन केस हम ना, मैं बताती हूँ कैसे चल रहे हैं। अगर आप इसी को और थोड़ा टेम्परेचर कम कर देते हो, आपको पता ना इस साइड जब हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और अगर हम वापस आ रहे हैं तो टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप सॉलिड को फर्दर और टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो क्या होगा,
इंटरेक्शंस कुछ और स्ट्रांग हो जाएंगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है जिसको हम कंडेंस्ड स्टेट बोलते हैं, दिस इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, जिसमें क्या होता है कि हम फर्दर कूलिंग करके एक ऐसी स्टेट ऑब्टेन कर रहे हैं जहाँ पे विस्कोसिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेट आती है जिसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, एसोसिएटेड फॉर्म में आती है, और ये तभी ऑब्टेन होती है अगर हम कोई गैस है, ये स्टेट तभी आएगी अगर हम लो डेंसिटी गैस को लेकर चलते हैं। एक ऐसी गैस जिसकी बहुत लो डेंसिटी है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स फार फार अवे हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, उसको कूल करेंगे, लिक्विड बनेगा, देन सॉलिड बनेगा, एंड देन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट आपके पास आएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्लासिफिकेशन. सो दिस इज आर सेकेंड, विच इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन. इसमें ना जब भी आप क्लासीफाई करोगे आपने सिर्फ क्या चेक करना है, कंपोजिशन चेक करनी है कि आपने जो मैटर लिया पहले आपने बाहर से देख लिया, अब आप ये चेक करोगे कि इनसाइड जो आपका मैटर है वो कैसा है, उसकी क्या कंपोजिशन है, किस चीज़ से मिलकर बना है. तो अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हो देन इट इज़ केमिकल कंपोजिशन. और इसके बेसिस पे हम सिर्फ दो ही टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको एक ही पर्टिकुलर सब्सटेंस मिलेगा. अगर एक सिंगल सब्सटेंस से पूरा आपका मटेरियल बना हुआ है तो वो प्योर है, और अगर बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स कर दिए तो वो क्या हो गया, वो मिक्सचर हो गया. ठीक है, तो जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हैं ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. इसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं इन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ओके, और जो एलिमेंट्स हैं उनको हम फर्दर किस में क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. ठीक है, और जो आपके ये कंपाउंड्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं हम, उसको हम कर देते हैं फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फ्रॉम एंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम मिक्सचर पे आएंगे. ओके, सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस. अब बच्चे आपके पास प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस हैं कोई भी ऐसा मटेरियल, एनी मटेरियल containing only one substance. अगर उसमें एक ही सब्सटेंस है तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ प्योर सब्सटेंस. और इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं कंसिडर करती हूँ यहाँ पे आयरन. मैंने आयरन उठाया तो आयरन इटसेल्फ प्योर है, वो प्योरली एक एक चीज़ से मिलकर बना है, वो आयरन ही है, उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हमने करी है, तो वो प्योर है. ठीक है, फर्दर अगर हम बात करते हैं, अच्छा अगर हम एयर की बात करें, देखने में तो हमें लगती है कि हाँ भाई प्योर है, लेकिन आपको पता है बहुत सारी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस एट्सेट्रा, सबको मिलाकर बनती है, तो इसको तो हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर इटसेल्फ किससे मिलकर बना है, वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर ही बना है, तो इट इज़ अगेन अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई क्यों करते हैं, एक आ जाते हैं हमारे पास एलिमेंट्स और एक आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड्स. नाउ व्हाट आर एलिमेंट्स? दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स आपको मिलते हैं एलिमेंट्स में. तो अब जैसे ऊपर मैंने दो एग्जांपल लिखी हैं, एक आयरन और एक वाटर, तो आयरन इधर आ जाएगा. वाई, अगर मैं आयरन की एक शीट उठाती हूँ तो वो फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और वो जो सारे पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, वो आयरन के ही हैं. ये सारे पार्टिकल्स किसके हैं,
आयरन के, तो एक ही टाइप के सारे पार्टिकल्स मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरा मटेरियल बना रहे हैं. सो दिस इज योर एलिमेंट. ओके, तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. एंड अगर हम बात करें कंपाउंड की, ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ one or more elements combined in a fixed ratio. तो अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये एलिमेंट्स को मिलाकर बनते हैं, तो और वो फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं, उसको आप मिक्सचर नहीं बोल सकते हो. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी थी वाटर की, तो वाटर आपका प्योर है बट ये कंपाउंड में आएगा. वाई? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स. एक तो इसमें हाइड्रोजन है प्लस दूसरा इसमें क्या है, ऑक्सीजन है. तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कंपाउंड. 2 एलिमेंट से मिलकर बन गया. लेकिन अभी मैंने बताया प्योर सब्सटेंसेस एक ही टाइप की चीज से बने होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि बेटा अगर आप वाटर को कंसिडर करते हो तो वाटर फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और हर पार्टिकल कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल. ये भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल. तो इसका मतलब ओवरऑल एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें एक प्योर सब्सटेंस है जिससे मिलकर पूरा आपका मटेरियल बन रहा है. लेकिन हम इसको मिक्सचर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन 2 ग्राम होती है एंड ऑक्सीजन कितनी होती है, 16 ग्राम. क्या कभी वाटर का फॉर्मूला चेंज होगा, नहीं हो सकता. हमेशा एक फिक्स्ड वॉल्यूम में ही दोनों को मिक्स करके आपके पास कंपाउंड बनता है. तो दैट मीन्स कि आपके जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. अगर मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मैं किसी भी अमाउंट में मिक्स कर दूं तो वो मेरे पास मिक्सचर होगा. लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करती हूँ तो वाटर बन जाएगा एंड दैट इज माई प्योर सब्सटेंस, एंड बट इट इज अ कंपाउंड. सो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स बाय कंबाइनिंग देम इन अ फिक्स्ड. सो जो एलिमेंट्स है आपके पास वो आपको पता ही है. फर्दर पूरे का पूरा हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें टोटल कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 92 जो हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा हैं वो सारे आर्टिफिशियली बनाए गए हैं. तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन आई डोंट थिंक ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 10th में. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. दैट मीन्स कि आपके पास जो मेटलॉइड्स, दैट मीन्स आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, पूरे हमारे पास आज तक जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं उनको हम 3 ही कैटेगरी में रखते हैं. मेटल्स जो जिनका लस्टर होता है, जो पुअर कंडक्टर नहीं होते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, शाइन करते हैं, मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं, दोज ऑल आर नॉन एज मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो आपके पास पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, दे आर नॉट शोइंग लस्टर एट ऑल, सो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटल से. लेकिन मेटलॉइड्स क्या होते हैं, दोनों का मिक्सचर, जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल दोनों के साथ मैच करती हैं. क्लियर? सो अब जैसे कार्बन, सल्फर, ये सारी नॉन मेटल्स हैं. और मेटल्स कौन सी आएंगी, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर एट्सेट्रा. मेटलॉइड क्या आ जाते हैं आपके, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक. तो ये आपको ऑलरेडी पता है. तो हमारा अब जो है आज तक का फिजिकल डन. केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने प्योर सब्सटेंसेस कर लिया, उसमें एलिमेंट्स की फुल हो गई, और कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं. तो कंपाउंड्स का कल करते हैं ख़त्म क्लासिफिकेशन एंड देन वी विल स्टार्ट मिक्सचर. होप इट इज़ क्लियर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. कीप स्टडिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क. बाय बाय. थैंक यू.